Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone. Welcome in the next session of the application of geographical information system in transportation. Today we will try to understand that how we can apply the GIS to the traffic management system. How we can involve the GIS, which we called GIST, and how we can apply it in the healthcare sector and how it can play its role in the telecommunication along with the agriculture. First of all, coming to the today very first topic, which is called the emergency management system. So in this core area, we will try to understand that how we can apply the science along with the technology and how we can plan the framework so that we can deal with the extreme conditions. Okay, so it's quite clear from its name. It's all about the emergency management. So what we are doing, we are trying to find the framework which combine the science along with technology so that we can deal with the extreme events. Extreme events is actually referring towards if there is any kind of injury or someone killed. Okay, so that means that the damage of property and also which disrupt or which kind of dislocated the comfort of the community means उनके लैंड वगैरह भी चेंज जाते हैं वो जो जिस एरिया में या जिस लैंडस्केप में वो बेसिकली रहते हैं तो वहां से भी उसको काइंड ऑफ बेदखल किया जाता है ड्यू टू दोस एक्सट्रीम इवेंट. Extreme events could be flood, could be earthquake, could be terrorist activities, etc. etc. Okay. अच्छा, अभी इमरजेंसी मैनेजमेंट की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसके टाइप्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं. नंबर फर्स्ट, कौन से इवेंट्स हैं जिनको हम एक्सट्रीम इवेंट्स में लेकर आ सकते हैं. फ्लड्स हो गए, फायर हो गए, अर्थक्वेक, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो गया और इसके साथ साथ लैंड एरोजन के अंदर जिसमें से फिर आपकी लैंड स्लाइडिंग भी आती है और फिर आपकी सेटलमेंट भी आती है. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे बालाकोट के हाई माउंटेन के जो टेरेन्स है वहाँ पे चूंकि ड्यू टू दी टेक्टोनिक प्लेट तो जब भी इंटरनल मूवमेंट होती है तो वहाँ पे विद पैसेज ऑफ टाइम सेटलमेंट होती रहती है. तो आपने अगर वहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन कर दी है तो फिर वो विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी फ्रॉम दी ग्राउंड सरफेस तो वो चेंज होती जाएगी. ठीक है, अच्छा. अब हैजर्ड से क्या थ्रेट्स पॉसिबल है. हैजर्ड आमतौर पे हम उसको कहते हैं जहां पे हम लोग इन्वॉल्व होते हैं एनवायरनमेंट और फ्लड के साथ. ठीक है, तो फिर इसके बाद डिजास्टर आता है. तो वो डिजास्टर में जहां पे लोगों की बहुत ज्यादा इंजरीज होती है या कोई भी फ्लड की फिर डिजास्टर आती है इसको हम लोग डिजास्टर के जुमरे में लेकर आते हैं. और इसके बाद फिर हमारी आ जाती है रिस्क आती है. तो रिस्क जो है रिस्क बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी है जहां पे हैजर्ड हो जाए, कोई भी इवेंट या एक्सीडेंट हो जाए तो उससे पहले का टाइम और उसके बाद का जो टाइम होता है. मतलब क्या है कि हमें कंपैरिजन के लिए ना कोई एक पैरामीटर चाहिए. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट करक की तो जहाँ पे यूरेनियम है तो यूरेनियम की वजह से वहाँ पे जो हेल्थ कंडीशन है सच एज फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट्स हो गए, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हो गए, इसके साथ साथ किडनी डिजीजेज हो गए तो वो विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है. तो अगर हम इसी को कंपेयर कर ले पिछले 100 सालों के साथ या एक बेंचमार्क टाइम के साथ फॉर एग्जांपल 50 ईयर या 100 ईयर तो उसकी बुनियाद पे हम उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद है वनरेबिलिटी. तो ये बेसिकली वो टर्म है जिसमें से हम लोग इंजरी या जो डैमेज होती है जो काज होती है उसकी
ससेप्टेबिलिटी को जानते हुए, फॉर एग्जांपल कोई अगर बिल्डिंग है उसकी लोकेशन, और वही लोकेशन फिर हमारे पास विद इन उसकी लोकेशन कहाँ पे थी विद इन 100 ईयर के फ्लड जोन में, और वो कितना वनरेबल है। तो वनरेबिलिटी को जानते हुए भी हम लोग, तो ये सारे जो चार टर्म्स है दोज आर बेसिकली कनेक्टेड एंड रिलेटेड टू द इमरजेंसी मैनेजमेंट। भी एक पिक्चर है जो कि जस्ट आपको ये दिखाता है कि 1941 में, ठीक है, जब डायरेक्ट हिट हुई थी, तो वहाँ पे लंदन ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की है फ्रॉम दी 1941। तो वहाँ पे किस तरह के हालात थे। अब अभी आप लोगों को ना दो टाइप की थोड़ी सी यहाँ पे इस इमेज में डिटेल दिखाई देगी। इस एक इमेज की डिटेल इस पिक्चर इस लाइन की ऊपर की है जहाँ पे बिल्कुल स्टेबल सरफेस है, और जहाँ पे एक दूसरी सिनेरियो है जहाँ पे इसकी नीचे है। तो इसकी नीचे में हम लोग जीआईएस का ये काम हो सकता है कि लोकेशन इसकी आ गई, और लोकेशन के साथ साथ इवैक्यूएशन प्लान भी हम लोग जीआईएस से हम लोग निकाल सकते हैं कि हम किस तरह, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई कैजुअलिटी वगैरह हुई है, कोई डेथ है, कोई इंजरीज वगैरह है, तो किस तरह हम लोग नियर बाय हॉस्पिटल में उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, नंबर वन। इसके बाद इसके साथ साथ फिर सेकेंड टाइम पे ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसकी टोटल जो, आप अगर ये देख लें, अगर ये हम लोग लाइंस जोड़ते तो समहाउ हमारे पास एक एरिया भी आ जाता है। तो हम एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं जिसको हम लोग डैमेज एरिया कहते हैं। थर्ड फिर क्या है, थर्ड फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई डिब्रिस की इवैक्यूएशन है, निकालना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और फिर फोर्थ में हम लोग नंबर ऑफ कैजुअलिटीज वगैरह भी काउंट कर सकते हैं। और फिर लास्ट में इसका एक रीहैब प्लान होगा, या जिसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन प्लान कहते हैं। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू लास्ट, तो ये हमारे पास जीआईएस के अंदर ये उसकी कैपेबिलिटी में आता है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट में भी हम जीआईएस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक टिपिकल पिक्चर है बेलारूस से। तो ये हमें ये पिक्चर ली गई थी अप्रैल 27, 28, 28, 29, और फिर ये 29, 30 में। ये बेसिकली ये बताती है कि फॉर एग्जांपल जो थायराइड के मरीज है कैंसर के, उनकी रेट्स कितनी बढ़ रही है पर, मतलब एक स्पेसिफिक आपके उसमें आपके जो फिगर होती है, फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करो कि आउट ऑफ 100 पेशेंट्स में, तो ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि कौन सा एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर ह्यूज इन्फ्लुएंस है। तो आप अगर देख सकते हो कि यहाँ से एक पैटर्न बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल पॉइंट समहाउ इसका ये वाला पॉइंट था जिससे ये हर एक डायरेक्शन में फिलहाल फैल रहा है। तो ये हमें ये बताता है कि वो प्रोबेबिलिटी हमें बेसिकली बता रहा है स्पेक्ट्रम की, कि कहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे ब्लू होगा, तो ये अगर ब्लू है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लो होगी, ठीक है। अगर ये रेड है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। तो हम लोग बेसिकली आमतौर पे हर एक फिगर में तो हम लोग लेजेंड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बेसिकली बता सके कि फॉर एग्जांपल रेड कलर हमें क्या डिनोट कर रहा है या उससे हम क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, सिमिलरली फ्रॉम द ग्रीन कलर इज वेल, ठीक है। ये जस्ट एक अनदर पिक्चर है बेलारूस से। मैं जस्ट आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि रेडिएशन जो है या रेडिएशन की सेफ्टी, अब आप लोग यहाँ पे अगर लेजेंड्स की मार्किंग को आप लोग देख ले तो यहाँ पे रेडिएशन का जो लेवल है, तो ये जो कलर होगा ये स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसके बाद फिर ये जो रेडिएशन आ रही है, तो ये रेडिएशन पे विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो एरिया जिसको हम लोगों ने जियो कोडिंग या जियो रेफरेंसिंग हम लोगों ने दी है, जो समहाउ आपके प्लस प्लस माइनस में, अब ये एक प्लस को आप अगर जूम आउट कर ले फॉर एग्जांपल इसको, तो मतलब वर्ल्ड के मैप में तो ये बेसिकली यहाँ पे है, इस इलाके को हम लोग समहाउ डिनोट करना चाहते हैं। लेकिन एक प्लस पे जब आप क्लिक कर लेते हो तो ये आपको सारी की सारी इसकी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देगी कि ये किस पिन पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये वो एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है जीआईएस के अंदर, जिसमें से हम लोग विद इन इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी एरिया की सिग्निफिकेंस को जानते हुए, किसी भी एरिया की कोई भी किसी भी पैटर्न में उसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स को जानते हुए। स्पेशल मॉडलिंग या एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली होती किस तरह है। सबसे पहले तो हम लोगों ने पॉपुलेशन का फ्लक्स लेना है, इंडेक्स लेना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लेनी है कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। प्रॉपर्टीज मींस कोई माउंटेन टेरेन है, कोई प्लेन टेरेन है, और इसके साथ साथ कोई लेक वगैरह केनाल टाइप का इस तरह की कोई चीजें हैं कि नहीं। फिर हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेना होगा, मैन मेड भी और नेचर मेड भी, ठीक है। ऑब्वियसली नेचर मेड में ये आपके माउंटेन्स, ये सब कुछ आ जाता है, जो समहाउ आपकी एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, जिसको हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं या फिर उनको डिनोट करते हैं। इसके बाद फिर आपकी मेन मेड आती है, जिसमें से आपके रोड, ब्रिजेस और आपकी बिल्डिंग्स आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग समझना चाहते हैं कि हैजर्ड का, वल्नरेबिलिटी का और रिस्क का आपस में क्या रिलेशन है। देखो, जब हमारे पास अर्थक्वेक होती है तो ग्राउंड शेकिंग होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, और वो समहाउ ये जो प्लेट्स होते हैं वो एक पॉइंट पे होते हैं, तो वो फिर आपस में स्प्लिट होके दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, तो वहां पे हमारे पास टेंशन होती है, ठीक है। और फिर आप अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में फिर समहाउ, चूंकि ये प्लेट, ये जो एटम मटेरियल थे, तो एक इस साइड पे ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा इस साइड पे। तो जो आपके पास पहले एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी, तो उसमें इस शेप की दरारें आ जाती है। और फिर अगर रिस्क की हम बात करें तो वो दरार जो है वो फिर जब कंप्लीटली दो डिफरेंट पोर्शंस में या पार्ट्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसके बाद फिर अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो अगर विंड की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो जो मतलब जिसके अंदर फिर आपके टॉक्सिक स्पिल होते हैं, ठीक है। चूंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को एलर्जी है या कोई इस तरह की कोई बीमारी है जो कि कंटेजियस डिजीज है, जो कि वहां पे इवन सांस लेने से भी इवन वो फैलती जाती है, तो ये सेम टाइप का एक स्पिल होता है जो कि समहाउ ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद फिर आपकी पॉपुलेशन की रूट है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी पॉपुलेशन की रूट इस डायरेक्शन में है, तो इसी का जो स्पिल का फ्लो होगा वो इसी डायरेक्शन में बहुत, तो इसका मतलब यह है कि वनरेबल ये लोग जो होंगे, ये वाले, ये सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि वो इस लाइन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। और इसका जो असर होगा, जो अगर हम बात करें कि इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, तो देखो इनिशिएटर या इनिशियल पॉइंट ये है, तो फिर विद पैसेज ऑफ टाइम ये हर एक जगह पे तकरीबन फैल जाता है। लेकिन अगर आप ये देख ले, ये जो बॉर्डर के आपके ब्लॉक्स है, इनकी इसकी तरफ स्टिल अभी इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा स्टिल कम है। लेकिन चूंकि बाकियों के साथ, जिस तरह मैंने इस इमेज में भी जिक्र कर दिया, तो यहाँ पे इनका इम्पैक्ट डायरेक्ट था, ठीक है। अब अगर हम एक्सट्रीम स्ट्रॉम की बात करें, अच्छा ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी मैनेजमेंट की ही बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम स्ट्रॉम की अगर हम लोग बात करें, तो जब स्ट्रॉम हमारे पास आती है वो आपके घर को हिट कर जाती है, और वहां पे सबसे पहले तो कोई भी अगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल टावर है, एंटीना है, डिश वगैरह, तो इस तरह की फैसिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो मसला होता है वो आपके दरवाजे, शीशे वगैरह भी तोड़ देता है। और उसकी वजह से कभी कभार एक इटली में वो जो एक बिल्डिंग है, पीसा, पीसा, आप लोग सर्च भी कर सकते हो, तो उसकी जो बॉटम है वो समहाउ इस तरह की टिल्ट बनाई गई है, लेकिन वो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर आप रियलिटी में अगर इस घर की हम लोग एनालिसिस कर लें, और अगर ये हाई राइज कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई दरख्त वगैरह नहीं है जो कि समहाउ स्टॉर्म को थोड़ा सा कम कर सके,
तो होरिकेन की और स्टॉर्म की आप लोग एग्जाम्पल जो आमतौर पे कनाडा और यूएस में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आप लोग समहाउ इंटरनेट पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो और आप लोग देख भी सकते हो कि ये बॉटम से इसको ये बेसिकली डिसलोकेट कर देता है और थोड़ा सा हिला देता है। इसके बाद अगर हम इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करें तो इसके बाद फिर हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट आते हैं। जब भी हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल की जब हमारे पास रिलीज होती है, तो फिर उसके बाद निकालने का एक टाइम होता है कि उसका इम्पैक्ट कौन से डायरेक्शन में कितने टाइम में रहेगा और कहाँ पे परमानेंट होगा और कहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग रहेगा। आप लोगों ने अगर अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, तो जहाँ जब आप वहाँ पे जब भी हम लोग पास होते हैं तो वहाँ पे हमें समहाउ फील करते हैं कि पार्टिकुलेट मीटर्स जो है 2.5 और 10 वो हवा में बहुत ज़्यादा सस्टेन होते हैं, मुअल्लक रहते हैं, जिसकी वजह से इवन हमें सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। तो अगर ये 10 तक पहुंच जाते हैं तो फिर इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, जो कि समहाउ फिर लीड करते हैं आपके बड़े इस तरह के डिजीजेज में, जो कि इवन परमानेंट डिजीजेज आपके बन जाते हैं, जिस तरह कैंसर वगैरह हो गया, हार्ट अटैक हो गया वगैरह वगैरह। ये जो PM2.5 है, अगर आपका इंटरनल सिस्टम मजबूत है, वो समहाउ उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो फिर तो नहीं, इफेक्ट दोनों का रहेगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक का है और दूसरे का नहीं है, इफेक्ट दोनों का है। हाँ, ये है कि एक का थोड़ा सा इसका बहुत ज़्यादा है, सेवियर है और इसका इफेक्ट है, लेकिन एज कम्पेयर टू PM10 थोड़ा सा कम है। अच्छा, अभी हम लोग अगर हम मॉडलिंग की बात करें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ EM की अगर हम बात करें, अभी फिलहाल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की नहीं, सिर्फ EM की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट की। तो किस तरह हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने, हमारे पास ये पूरा का पूरा जो सेटअप होता है, गेम होता है, ये टोटल होता है आपके डेटा का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक मैप होता है, उसके बाद फिर हमारे पास रिस्क मैप होता है। रिस्क मैप के अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट रिस्क के मॉडल होते हैं। एक होता है आपका हैजर्ड मैप होता है और एक आपका होता है जिसमें से हम लोग डिफरेंट मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हमारे पास बेसिकली डेमोग्राफिक और लाइफ लाइन के डिफरेंट यूटिलिटीज होते हैं। तो ये हैजर्ड मॉडल के अंदर फिर आपके वो लेयर्स आते हैं जो आपके फिजिकल या परमानेंट आपके लेयर होते हैं। इसके बाद फिर आपकी वेजिटेशन की और आपकी ग्रीन स्पॉट्स की, आपकी ग्रीन लैंड की, वहाँ पे फिर आपकी डिटेलिंग आ जाती है। इसके बाद फिर आपका बिल्ट इन्वायरमेंट आ जाता है और इसके बाद फिर आपका टॉक्सिक फैसिलिटीज जो भी होते हैं वो फिर आपके आ जाते हैं। क्योंकि रिस्क में हम हर एक इलाके के लिए बेसिकली आमतौर पे नहीं बनाते। अब अगर स्विट्जरलैंड के लिए हम लोग रिस्क मैप बना दें तो वहाँ पे उसकी रिस्क असेसमेंट अगर आप निकाल दें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होगी। हाँ, वो एरिया जो इंडस्ट्रियल बेस है, वो एरिया जहाँ पे उनके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के जो साइट्स है, पावर प्लांट्स है, अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियर साइट्स है तो वहाँ पे पॉसिबल होगा, लेकिन हर एक जगह पे हम लोग रिस्क मैप निकालती भी नहीं है। आमतौर पे रिस्क मैप में होता क्या है, ठीक है। एक तो आपकी रिस्क की मैपिंग आ गई, इसके बाद फिर आपकी हैजर्ड की मैनेजमेंट आ गई और फिर आपकी R&D और फिर आपकी बिल्डिंग कोडिंग। अच्छा, ये जो है ये दोनों ये डिपार्टमेंटल और एकेडेमिया लेवल के काम है, ठीक है। डिपार्टमेंटल प्लस एकेडेमिया, ठीक है। अब सेकंड नंबर फिर आपके पास आ जाता है कि हम लोग कितने तैयार हैं, आपकी प्रिपेयरनेस को बेसिकली वो लोग या यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, आपका इमरजेंसी प्लानिंग क्या होगी, आपकी जो पर्सनल है जो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, उनकी ट्रेनिंग किस तरह हुई है और उनको वार्निंग सिस्टम किस तरह मतलब समझाया गया है कि कौन सा सिचुएशन अलर्ट सिचुएशन होता है, कौन सा स्टेबल होता है और कौन से में आपने जो एहतियाती तदाबीर होते हैं वो आपने इस्तेमाल करना था। जब भी आपके पास कोई डिजास्टर आती है, सबसे पहले तो हम लोग उसका रिस्पांस देखते हैं। रिस्पांस के अंदर सबसे पहले आपका आता है कि हम लोग इमरजेंसी प्लान को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर आपकी रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट होती है। उसके बाद फिर आपके पास शेल्टर आता है, शेल्टर के अंदर फिर आपका सर्च एंड रेस्क्यू मिशन आता है और फिर लास्ट में आपकी रिकवरी आ जाती है। अच्छा, ये यहाँ पे हम लोगों ने मिटिगेट कर दिया, तो मिटिगेट जो है ये बेसिकली आपके, जिस तरह मैंने पहले भी कह दिया, ये आपका वो काम है जो हम लोगों ने डेस्क पे बैठ के करना है।
ये सेकंड नंबर पे जो है ये वो काम है जहां पे आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग और आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस पे डिपेंडेंट होता है। फिर थर्ड नंबर पे डिजास्टर होने के बाद फिर आपका रिस्पांस आता है। फिर लास्ट पे फिर आपकी रिकवरी आती है। तो जब हम लोग रिकवरी के मोड में आ जाते हैं, सबसे पहले आपका होता है कि डैमेज को हम लोग असेस कर लें, डेब्रिस की फिर हमारे पास क्लीनिंग हो, रिकंस्ट्रक्शन हो और फिर लास्ट में डिजास्टर की असिस्टेंस हो। असिस्टेंस मींस ताकि इस तरह के इश्यूज हमारे पास एक दफा फिर से दोहराए ना जाए। अब अगर हम मिटिगेशन की बात करें, मिटिगेशन बेसिकली किसको कहते हैं? मिटिगेशन वो फेज है जिसमें से हम ट्राइंग टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट द लॉन्ग टर्म असेसमेंट, जिसमें से हमारी लॉन्ग टर्म की असेसमेंट भी हो और फिर इसके साथ साथ आपकी प्लानिंग भी हो और फिर आपकी फोरकास्टिंग भी हो। फोरकास्टिंग प्लस मैनेजमेंट, ताकि वो चीजें फिर बाद में ना हो। मैनेजमेंट फिर इन तीन वर्ड को लास्ट में फिर आपस में बांध देता है। ठीक है, हम लोगों ने ये फिर देखना होगा कि फॉर एग्जांपल जो सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल लावा की सिचुएशन में हमने क्या करना है, वाइल्ड फायर की सिचुएशन में क्या करना है, अर्थक्वेक के फॉर्म में क्या करना है, फ्लड के फॉर्म में हम लोगों ने क्या करना है, असेसमेंट हम लोग किस तरह करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम लोग अभी सिचुएशन के लिए रिस्पांस या प्री प्रिपेयरनेस किस तरह हो सकती है, ये वो फेज है जिसमें से हम लोग जीआईएस को इन्वॉल्व करते हैं ताकि इस तरह का एक फेज फार्मूलेट कर दे ताकि वो हमारा रिस्पांस जो हो विद द हेल्प ऑफ जीआईएस, ताकि उसकी इंटीग्रेशन हो किसके साथ, वो इंफॉर्मेशन जहां पे आ जाए जहां पे आपका एरिया जहां पे एक्सपेक्टेड होता है कि वो लॉस कर दे। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जीआईएस को आमतौर पे इस्तेमाल करते थे कि जब ये आपका रोड अगर जा रहा है और यहाँ पे कोई लैंड स्लाइडिंग के ये फॉर एग्जांपल आपकी माउंटेन टेरेन है, तो अगर ये गिरेगी तो ये कौन सा रूट किस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल अफेक्ट होगा या फिर डैमेज होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसकी प्रोडक्शन निकालते थे फ्रॉम द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को हम लोग कनेक्ट कर देते थे और वो इस पार्ट को रेगुलरली मॉनिटर करता था और फिर यहाँ के जितने भी चेंजेस आते थे अलोंग दी एक्स एक्सेस और अलोंग दी वाई एक्सेस, तो फिर हमें बता देता था कि फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पे डिफरेंट इस माउंटेन के डिफरेंट पार्ट्स है तो ये वाला जो पार्ट था ये वाला सबसे ज्यादा डैमेज हो, फॉर एग्जांपल जिसके डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। तो इसको हम लोग फिर मेंशन कर देते थे कि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे हमें सेफ्टी का मेजर्स को एक्टिवेट करना चाहिए, ये किसी भी टाइम गिर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग रिस्पांस भेज देते थे। अब अगर फायर फाइटर है तो उसके लिए अलग लोग होंगे, अब अगर कोई वाइल्ड फायर है तो उसके लिए अलग लोग होंगे, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके लिए अलग लोग होंगे, लैंडस्लाइडिंग होगा तो उसके लिए अलग लोग होंगे, अर्थक्वेक आ रही है तो उसके लिए अलग लोग, क्योंकि जिस अंदाज में आप पर्सनल की ट्रेनिंग करते हो तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एग्जाम्पल को अगर हम लोग ले कि रोल ऑफ ए जीआईएस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द हुरिकेन, अगर हुरिकेन वगैरह आ जाते हैं तो उसके अंदर फिर उसका क्या रोल होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा समझना जो है इसका इम्पोर्टेंट है। नंबर फर्स्ट क्या है कि हमने इस तरह की एक स्पेशल एक्सटेंट बनानी है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि लोगों का निकलने का सबसे जो बेस्ट रूट होगा वो हमारे पास क्या हो सकता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट तो ये है कि क्राउड की हमारे पास एक सोर्स होनी चाहिए कि टोटल क्राउड हमारे पास कितनी है। फिर इसके बाद हेजर्ड जो एरिया है उसकी सिमुलेशन हम लोग आमतौर पे कर लेते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग ले लेते हैं, जिस तरह उसकी करंट विंड हो गई, स्पीड हो गई, डायरेक्शन हो गई, प्रिसिपिटेशन हो गई, टोपोग्राफी हो गई उसी एरिया की, और उसके साथ साथ फिर वहां पे पानी का लेवल हो गया। तो इस यहाँ से हम लोग हेजर्ड की सिमुलेशन कर लेते हैं कि उस एरिया का जियोग्राफिकल एरिया किस तरह का है। ठीक है, ये सारे 7 से 8 पैरामीटर्स को मिला के इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि वहां से निकलने का क्या क्या अल्टरनेटिव इवैक्यूएशन का हम लोग कौन कौन से रूट्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखना होगा कि कौन कौन से रूट्स अवेलेबल है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग रियल टाइम की मैपिंग करते हैं जिसमें हम लोग ये फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जो अगर कोई केनाल टूटा है, अगर कोई ट्रैक वगैरह टूटी है, अगर कोई रेलवे टूटी है, तो फिर हम उसकी डिब्रीज को हम किस तरह इवन कलेक्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, या कोई अगर दरख्त वगैरह गिरी है, अगर कोई पहाड़ गिरा है, उसकी हम लोग विजुअल इफेक्ट्स दिखा देते हैं ताकि थ्रू विजुअलाइजेशन लोगों को भी एक एजुकेट किया जाए कि किस तरह के हमारे साथ सिचुएशंस हैं हमारे पास।
फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है आपके रिकवरी का मोड। रिकवरी का मोड होता बेसिकली क्या है, ये वो फेज है जिसमें से हम लोग कोशिश करते हैं कि जिसमें से हम लोग वापस रिटर्न लाइफ टू दी नॉर्मल या फिर समहाउ इम्प्रूव कर सके। अब जीआईएस का यहाँ पे ये रोल होगा कि वो डिफरेंट रिकवरी एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, और वहां पे वो असेस करेगा कि डैमेज कितनी हुई है, कहाँ कहाँ की, क्यों, कौन कौन सी एरिया की, चूंकि थ्रू जीपीएस और अलांग विद जीआईएस फिर हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से इलाकों की हम लोगों ने फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को रीशेप करना है, बनाना है, या कहीं पे अगर हमें सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर हम लोग एक डैमेज असेसमेंट को भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम जीपीएस और जीआईएस का रोल समझने की कोशिश करें तो ये दोनों वो पैरामीटर्स हैं जो कि थ्रू जियो रेफरेंस, ठीक है, अपनी तरफ से हमारे पास कुछ भी नहीं होता, डेटे के साथ ही हम लोग गेम करते हैं, जिसमें हमारे पास लोकेशन, नंबर के कितने स्ट्रक्चर आपके डैमेज हुए हैं, और इसके साथ साथ फिर रीबिल्डिंग हमारे पास कितनी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डेटा जीपीएस और जीआईएस से हमारे पास संभव आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी टेक्निकल हाइलाइटिंग आ जाती है आपकी इमरजेंसी मैनेजमेंट की, जिसमें से हम लोग डिफरेंट इमरजेंसी प्लान्स बनाते हैं ताकि लोगों को हम लोग किस तरह निकाल सके, और फिर हम लोग एक 10 माइल्स रेडियस के अंदर डिफरेंट प्लान्स बना देते हैं, ठीक है, फायर स्टॉर्म्स की भी, टॉक्सिक स्पिलवेज की भी, वगैरह वगैरह पे, जहाँ पे अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई डिजास्टर एक हुआ है तो हम लोग ये नहीं कहते कि यहाँ से आप डिब्रीज उठा के यहाँ तक ले आए ना, मतलब जो 60 किलोमीटर दूर है इस पॉइंट तक, नहीं नहीं, यहाँ के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स लगा देते हैं, रिकवरी यूनिट्स, जो कि सिर्फ यहाँ से निकाल के यहाँ तक डायरेक्ट वो रिस्पॉन्ड करता है। वो हॉस्पिटल भी हो सकती है, वो शेल्टर भी हो सकती है, वो फूड सर्विसेज भी हो सकती है, वो फॉर एग्जांपल इसके अलावा हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो वो सिर्फ यहाँ से इस डिजास्टर पॉइंट से निकाल के यहाँ तक सिर्फ लेके जाता है, और फिर अगर फॉर एग्जांपल हेल्थ कंडीशन कोई सिवियर है तो वो अगर यहाँ पे वो एंटरटेन नहीं हो रहा तो फिर वो हम लोग रूट बता देते हैं कि आप इसको नियर बाई हॉस्पिटल में लेके जाए ताकि इसको फर्स्ट एड या फॉर एग्जांपल जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है ताकि वो उसको वहीं पे मिल जाए। अच्छा, अब ये हम लोग ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गए। अब ये वो एरिया है फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका डिजास्टर हुआ है या होने वाला है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब ये इसी एरिया को आप अगर ये मैश को, क्रिस्टल को थोड़ा सा आप लोग देख ले तो यहाँ पे ये आप लोग को प्लस के साइन दिखाई देंगे जिसको हम लोग जियो कोडिंग कहते हैं। अब जियो कोडिंग में हम लोग एक एक एरिया की इंडिविजुअल एलिमेंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि वहां पे किस टाइप के नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस टाइप की रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन से पॉलीगन्स है, और उसके साथ साथ अभी हम लोग अगर पॉपुलेशन की बात करें या इवैक्यूएशन की डिफिकल्टी की बात करें तो वो हमारे पास होता है कि कितनी पॉपुलेशन है और कितने नंबर ऑफ एग्जिट लेन्स है। अब अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, अगर यहाँ पे 50 लोग फंसी हुई हैं और हमारे पास एक ही रास्ता है तो मतलब ये है कि हमारे पास 50 लोग डिवाइडेड बाय 1, तो आप इसका अगर कम्प्लेक्सिटी देख लो तो आपके पास 50 आ रही है। लेकिन अगर हमारे पास 4 एग्जिट के प्लान्स हो, 4 डिफरेंट रूट्स हो, तो फिर आप 50 डिवाइडेड बाय 4 कर दे तो ये आपके पास तकरीबन 12 to 13, तो मतलब इस कंडीशन में 50% कम्प्लेक्सिटी थी और इस कंडीशन में फिर 13% कम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो इस शेप से हम लोग कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं कि कौन कौन से नोड्स को हम लोग एज अ रेफरेंस पॉइंट इस एरिया के अंदर ले सकते हैं, जिससे हम लोग इवैक्यूएशन या लोगों के निकालने के अमल में तेजी ला सकते हैं, ठीक है। ये एक पिक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये वो डिजास्टर का एरिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग नंबर ऑफ लेन्स को हम लोग देख ले तो अगर फॉर एग्जांपल 0 लोग थे तो वहाँ पे 200 लेन्स थे, अगर 400 है तो वहाँ पे 500 लेन्स है। तो जितने आपके लेन्स ज़्यादा होंगे उतनी जितने नोड्स, लैन
एग्जिट आपके ज्यादा होंगे उतनी ही आपकी इमरजेंसी की डिफिकल्टी कम होगी। ठीक है, ये आज का सेशन था, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया रिगार्डिंग इमरजेंसी मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे जीआईएस की। ठीक है, जीआईएस की आप लोग को मैं एग्जांपल दूंगा कि किस तरह हम लोग जीआईएस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह मैंने स्लाइड नंबर 1 में भी बताया था, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट आप लोग का हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन या जिसको हम लोग कहते हैं जीआईएसटी, तो इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। किसी का अगर कोई सवाल है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। कोई इशू हो, कोई सवाल हो आप लोगों का? अब्दुल्ला, साकिब, शाकिर? नो सर, गुड टू गो सर, थैंक यू। ठीक है, 10 बजे इशफाक साहब का सेशन फिर स्टार्ट होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। कल आपका तो साकिब नहीं है, शाकिर और उस्मान आप लोग आया करें, उस्मान और शाकिर B1207 में। ठीक है ना? सेशन वहीं पे होता है। चले जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, सलाम।